नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस। मैं हूं दीपक यादव। बीते कुछ दिनों में रियल एस्टेट में ग्राहकों का हक मजबूत होता दिखा है। सुप्रीम कोर्ट समेत महाराष्ट्र, कर्नाटक, रेरा के फैसलों ने ध्यान खींचा है। कई ऐसे आदेश निर्देश आए हैं जो घर खरीदारों के कॉन्फिडेंस को बढ़ा रहे हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी एजेंसी आगरा विकास प्राधिकरण को निर्देश दिया है कि बिना सीसी आधा अधूरा पोजीशन देने की वजह से एक फ्लैट खरीदार को 15 लाख रुपए का मुआवजा दे। दूसरी ओर बीते दिनों महाराष्ट्र रेरा के आदेश पर गोदरेज प्रॉपर्टीज को एक एनआरआई घर खरीदार को फ्लैट बुकिंग रद्द करने की एवज में मुआवजे के तौर पर 1 करोड़ 26 लाख रुपए देने होंगे। महाराष्ट्र रेरा अपीलेट ट्रिब्यूनल ने एक घर खरीदार के पक्ष में फैसला सुनाया और कनकिया बिल्डर को निर्देश दिया कि घर खरीदार को 4.5 लाख रुपए रिफंड करे। आगे कर्नाटक रेरा से भी शानदार फैसला देखने को मिला। बंगलुरु में एक प्रोजेक्ट में डिले पोजीशन के लिए मंत्री डेवलपर को निर्देश दिया गया कि ब्याज के रूप में घर खरीदार को 42 लाख रुपए का भुगतान करे। इसमें एक और अच्छी बात यह है कि लोगों को न्याय मिल रहा है। दूसरी ओर बिल्डर कम्युनिटी सुधरने का नाम नहीं ले रही है। आज भी कम एरिया, घटिया कंस्ट्रक्शन, इलीगल डिमांड्स, डिले पोजीशन और मनमानी जैसी दिक्कतें बनी हुई हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं वेंकट राव, लीगल एक्सपर्ट, यूपी रेरा के लीगल एडवाइजर और फाउंडर इंटीग्राट, और हमारे साथ हैं रवि सिन्हा, सीईओ ट्रैक टू रियल्टी। तो रवि सर और वेंकट सर, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। राव साहब, सबसे पहले आपके पास आऊंगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोर्ट के जो फैसले हैं वो शानदार हैं, लोगों को न्याय मिल रहा है। इन फैसलों पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? डेफिनेटली बहुत ही पॉजिटिव है। देखिए, एक बात तो जरूर है, फैसले आना और उनका इम्प्लीमेंट होना, और सबसे बड़ी बात जो है कि जो ये फैसले एपेक्स कोर्ट तक, यानी कि सुप्रीम कोर्ट तक ट्रैवल होने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट एक इन पे मैं कहूँ जजमेंट्स आ रहे हैं, तो ये काफी क्लैरिटी आ रहा है। और एक बात जरूर है कि देखिए, बिल्डर कम्युनिटी कहें ना कहें, वॉटेवर भी में से एक डिसिप्लिन जो आना चाहिए इन फैसलों से, वो जरूर मेरा मानना है कि एक तरीके से एक फियर इंस्टिल करेगा और एक डिसिप्लिन अपने आप आना शुरू हो जाए। रवि सर, आपके पास आएंगे। आप राव साहब से सहमत हैं या आपकी प्रतिक्रिया कुछ अलग है? हाँ, मेरे मेरे व्यूज इस पर थोड़े से अलग हैं, क्योंकि जब हम बिल्डर्स के बीच में डिसिप्लिन की बात करते हैं, देखिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि आज भी जो ऑर्गेनाइज्ड और लिस्टेड प्लेयर हैं, जिनको की डिसिप्लिन इनडिसिप्लिन्ड होने पे अपने ब्रांड रेपुटेशन की परवाह है, वो 1/3 ऑफ मार्केट है। 2/3 मार्केट ऐसा है जो आज भी पूरी तरह से डिसऑर्गेनाइज्ड है। ये वो बिल्डर हैं जिनको की कोई फर्क नहीं पड़ता उनका ब्रांड रेपुटेशन कैसा है। इस तरह के फैसले जब भी मैं देखता हूं, मैं इन फैसलों की तारीफ करता हूं, लेकिन मैं एक बात अच्छी तरह समझता हूं कि ऐसे इक्के दुक्के आने वाले फैसले से रियल एस्टेट मार्केट कभी क्लीन नहीं होगा। मैं रिसेंटली एक बिल्डर से मेरी ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई है और मैं उस बात को बिना नाम लिए आपसे शेयर कर सकता हूं। मैंने बिल्डर से पूछा कि आपके खिलाफ इतने बायर्स हैं, आपको इसका फर्क क्यों नहीं पड़ता है? बिल्डर का जवाब है, मेरे 1000 बायर्स में से इस प्रोजेक्ट में मुश्किल से 10 लोग हैं जो कोर्ट तक जाने की हिम्मत कर रहे हैं। इतना लंबा लीगल प्रोसेस में मैं खींचूंगा कि 10 में 8 थक हार कर बैठ जाएंगे। लास्ट में जो 1-2 को रह जाएगा उसको मैं पैसे दे दूंगा। लेकिन अगर मैंने आज उसकी डिमांड मान ली, आज अपनी कमियां को मान लिया, तो मेरे 500 बायर पैसे मांगने खड़े हो जाएंगे। आप देखिए, माइंडसेट देखिए, इन फैसलों से ग्राउंड रियलिटी नहीं बदलेगी। आज भी जब आप इतने सारे केसेस की बात कर रहे हैं, आप देखिए गवर्नमेंट एजेंसीज भी डिफॉल्टर है। आखिर कोई तो वजह है कि न सिर्फ बिल्डर, गवर्नमेंट एजेंसीज भी डिफॉल्ट कर रही हैं। कहीं ना कहीं एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की जरूरत है, और उस स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के नाम पे हमें आज तक एक रेरा का झुनझुना पकड़ाया गया है। रेरा आज 7-8 सालों के बाद वर्क इन प्रोग्रेस है, और मुझे नहीं पता कि कब तक रेरा वर्क इन प्रोग्रेस रहेगा। राव साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? रवि जी, बिल्कुल आपका पर्सपेक्टिव बियॉन्ड द कोर्ट्स आप देखते हैं। हम लेकिन क्योंकि आप जानते हैं कि रेरा के साथ किस तरीके से हम लोग काम करते हैं और हम जो ऑन ग्राउंड देख रहे हैं, काफी हद तक ये जो आप अभी जजमेंट्स की बात कर रहे हैं वो आ रहे हैं। और अब इवन एग्जीक्यूशन साइड भी, यस देयर वाज अ बिगेस्ट प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू रेरा एग्जीक्यूशन साइड, बट अब ये देखा जा रहा है कि काफी बिल्डर को काफी कसा जा रहा है और काफी जगहों पे। यस, देखिए, अगर मान लीजिए 5,000 10,000 कंप्लेंट्स हैं, सबको पैसा मिल गया, मैं ये नहीं कहूंगा, बट कंपैरेटिवली
जो पोजीशन है रवि जी, जो हम 5-7 साल पहले या 8 साल पहले देख रहे थे, उससे काफी बेटर होता जा रहा है। हाँ, कंज्यूमर कोर्ट्स में अगर कहेंगे, क्योंकि लिटिगेशन इतना पाइल्ड अप है, इतना पाइल्ड अप है लिटिगेशन, और एक लिटिगेशन का प्रोसेस आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सिंप्लीफाइड करने के बावजूद भी, इस तरीके से फोरम्स आने के बावजूद भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ, बिल्डर्स अपने पूरे हथकंडे, जो आप, आपका फेवरेट टर्मिनोलॉजी है, अपनाते हैं, बट फिर भी कंपैरेटिवली अगर कहें, बेटर पोजीशन है। हाँ, स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट आई डेफिनेटली से इज ह्यूज, बट कंपैरेटिवली यस इट इज बेटर। राव साहब, पहले से काफी सुधार हुआ है, हम ये नहीं कह रहे कि कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या हर मामला अब कोर्ट में ही सुलझेगा? ठीक है, कुछ 4-5 अच्छे फैसलों पर हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन जिक्र भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब हमारा बेंचमार्क जो है वो बहुत नीचे आ चुका है। ये फैसले हमें खुश कर रहे हैं, जबकि ये बहुत ही सामान्य सी बात है कि कंज्यूमर ने पैसा दिया और उसको घर मिलना चाहिए। सवाल यही है कि क्यों इसका हल नहीं निकल रहा है, क्यों बिल्डर कम्युनिटी बाज नहीं आ रही है? सर, ये जो समस्याएं हैं जिनका अभी मैंने जिक्र किया, आप भी इससे वाकिफ हैं, क्या हल है इसका? देखिए, अगर आप ये कहेंगे कि जीरो हो जाएगा लिटिगेशन, वो डेफिनेटली कभी जीरो हो नहीं सकता दीपक जी। हाँ, जरूर ये है कि राइट्स कितने एनफोर्स हो रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है रवि जी की, कि परसेंटेज टर्म्स में कितने लोग अपने राइट्स एनफोर्स कर रहे हैं और कितने लोग मजबूरी में लेके जाते हैं, ये देखते हुए कि एक कोर्ट की प्रक्रिया अभी भी जरूर इतना स्पीडेड अप नहीं है, जरूर थोड़ा स्लो चलता है। तो उसके चलते हुए आपकी बात बिल्कुल ठीक है, 1000 में जो है 10% आते हैं, 100 लोग आते हैं, या इवन 10% भी परसेंटेज है। उसको चलते हुए बिल्डर का एटीट्यूड हो सकता है कि स्लैक रहता है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे को ये सामने आता है, क्योंकि हम काफी लिटिगेशंस करते हैं और एक्सटेंसिवली करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि पहले से कंपैरेटिवली लिटिगेशन इन ए पर्टिकुलर प्रोजेक्ट परसेंटेज टर्म्स में बढ़ गया है। अगर आप कहेंगे पहले 5% होता था, आज वो 12, 15, 17% की परसेंटेज बढ़ रही है, यानी कि लोग अवेयर होके अपने राइट्स को एनफोर्स कर रहे हैं। बट यस, उसका इम्पैक्ट जो है, ये लोग भी, बिल्डर्स के तरफ भी हम देख रहे हैं आजकल कोशिश ये करते हैं कि लंबे टाइमलाइंस दे दें कंप्लीशन की, और इनके तरफ को भी एक, मैंने देखा है कई गुड प्लेयर्स, इफ नॉट इवन सेकेंड रैंक गुड प्लेयर्स, 1/3 को छोड़ के, इवन अप टू मैं तो 50% तक कहूंगा, लोग अब, बिल्डर भी चाहता है कि अब चीजें सेटल हो जाए, और वो उस तरीके की एक रिकंसिलिएशन फोरम्स, मैं कहूंगा इवन रिकंसिलिएशन मैकेनिज्म जो है, ये बिल्डर्स जो है अपने आप भी करने की उसमें आ चुके हैं, क्योंकि उनको अब नजर आता है कि अलॉटी जो है काफी अवेयर होता जा रहा है। तो वो एक प्रक्रिया शुरू हुई है, बट इट इज नॉट फुल प्रूफ, इट विल नीड सम मोर मेजर्स और सम मोर स्टिक, आई वुड से। रवि जी, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी पर, वो ज्यादा हैरान करने वाला है, क्योंकि अथॉरिटी सरकारी एजेंसी है जिसका काम है कि पूरे सेक्टर को रेगुलेट करे। जब सरकारी एजेंसियां ही नियमों की अनदेखी करेंगी तो बाकी निजी डेवलपर से क्या उम्मीद की जा सकती है? देखिए, पहली चीज ये है कि ये जितने भी गवर्नमेंट एजेंसी हैं, नोएडा अथॉरिटी हो गया, डीडीए हो गया, महाड़ा हो गया, इनके पास खुद का कोई एक्सिक्यूशन कैपेबिलिटी नहीं है। और अगर होता तो 1960s में जब प्राइवेट प्लेयर्स को रियल एस्टेट में बैन किया गया था, वो वापस नहीं आते। गवर्नमेंट एजेंसीज ना सिर्फ एक्सिक्यूशन फेलियर है, वो मॉनिटरिंग फेलियर भी है। दूसरी बात, आप सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की जो बात कर रहे हैं, अगर 30 लाख से लेकर 1.5 करोड़ के बीच का कोई भी अमाउंट एक बिल्डर पे फाइन होता है और आप उसकी तारीफ करते हैं, आप ये मत भूलिए एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का एवरेज जो प्राइस टैग होता है 500 करोड़ होता है। तो मेरे 500 करोड़ के बिजनेस में मैं जितने चाहे डिफॉल्ट करता रहूं, और मुझ पर 30-40 लाख का अगर लगा दिया जाता है पेनल्टी, तो मेरे को उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। वो ना तो डेटरेंट है, ना वो मेरे डरने की वजह बनेगी। आप अगर ग्लोबली मैच्योर्ड मार्केट में देखें, यूएस, यूके, दुबई में देखें, वहां पे अगर एक ब्रोकर भी मिस सेलिंग करते हुए पाया जाता है तो उसकी लाइसेंस कैंसिल हो जाती है। यहीं पे मैं कह रहा हूं कि आपको अगर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की तरफ देखना है, तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि रियल एस्टेट में हमारे यहां कोई एंट्री बैरियर नहीं है। एक चाय वाला, पान वाला, दूध वाला कोई भी बिल्डर बन जाता है। दूसरा क्या है कि हमारी जो मॉनिटरिंग एजेंसीज हैं वो बहुत स्लैक हैं, और हमारा जो मॉडल है वो सेल एंड बिल्ड मॉडल है, बिल्ड एंड सेल मॉडल नहीं है। मतलब एक ऐसा लाइफ का कॉस्टलीस्ट परचेज मैंने दे दिया, पैसा दे दिया, उसके बाद मैं बिल्डर के रहमो करम पे आ जाता हूं। तीसरा,
अब लिटिगेशन पे आते हैं। लिटिगेशन में भी अगर जब तक, और ये बात मैं कई फोरम पे कह चुका हूं, जब तक आप रियल एस्टेट फोकस्ड फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं बनाएंगे तब तक ऐसे जो भी स्पोरेटिक जजमेंट आ रहे हैं वो हम लोगों के एकेडमिक डिस्कशन के लिए है, उससे एक आम बायर को कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा। और यही वजह है कि आप देखिए पिछले 1 साल में 2 साल में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, शेयर ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग गिरता जा रहा है, क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग का जो बायर होता है वो अपनी पूरी जिंदगी की गाढ़ी कमाई आपको दे देता है, उसके बाद वो रेंट भी पे कर रहा है, ईएमआई भी पे कर रहा है। लग्जरी का शेयर इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि लग्जरी का जो बायर है वो पैसा पार्क करने के लिए आपके यहां आ रहा है। तो आपको अगर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करना है तो आपको सबसे पहले फास्ट ट्रैक कोर्ट देना पड़ेगा, और दूसरा इतनी हेफ्टी पेनल्टी करनी पड़ेगी। ये 25 लाख 50 लाख 1 करोड़ का जो पेनल्टी है, मेरे 1500 करोड़ के बिजनेस में उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बात है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट हो, रियल एस्टेट में एंट्री बैरियर हो और घर खरीदारों के पैसों के लिए जवाबदेही हो। अच्छी बात यह है कि रेरा से फैसले आ रहे हैं, उपभोक्ता फोरम यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट भी इसको लेकर गंभीर है, लेकिन बड़े स्तर पर नॉन सीरियस डेवलपर सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस तरह के फैसलों पर हम खुश हो सकते हैं, लेकिन खुश होते समय हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रॉपर्टी मार्केट में जो मामले सालों साल कोर्ट तक घूमते रहते हैं, घर खरीदारों का समय और रकम बर्बाद करते हैं, उनमें ज़्यादातर बिल्डर के बुनियादी कर्तव्य हैं जिन्हें लोकल एजेंसियों द्वारा मॉनिटरिंग करके संभाला जा सकता है, लेकिन सरकारी एजेंसियां शायद गहरी नींद में हैं। बहुत शुक्रिया करेंगे रवि सर और वेंकट राव साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और आगे देखेंगे मुंबई में कनकिया बिल्डर पर रेरा अपीलेट ट्रिब्यूनल ने क्या फैसला दिया। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस और अब रुक करते हैं अगली खबर का। मुंबई के एक घर खरीदार लाखवानी जी ने महारेरा में कनकिया बिल्डर के खिलाफ शिकायत की। महारेरा ने घर खरीदार की शिकायत को खारिज कर दिया। फिर घर खरीदार लाखवानी जी ने रेरा अपीलेट ट्रिब्यूनल का रुख किया। अपीलेट ट्रिब्यूनल ने मामले को सुना, समझा, आदेश पारित किया। कनकिया बिल्डर को निर्देश दिया गया कि वो घर खरीदार लाखवानी को 4.5 लाख रुपए वापस करे। ऐसे में यह मामला इसलिए समझना जरूरी है कि अगर घर खरीदार बिल्डर की मनमानी से परेशान है तो उन्हें इस फैसले से क्या उम्मीद मिलती है। लाखवानी वर्सेस कनकिया बिल्डर का जो मामला है वो क्या है। जो घर खरीदार देश की तमाम रेरा अथॉरिटीज में रिफंड के लिए केस लड़ रहे हैं, उनके लिए इसमें क्या है। इस मामले पर घर खरीदार लाखवानी जी की ओर से एडवोकेट फरिश्ते सेठना ने पूरा मामला हैंडल किया, तो उन्हीं से समझते हैं। फरिश्ते सेठना पार्टनर डीएमडी एडवोकेट हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। फरिश्ते मैम, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले तो ये बताइए कि लाखवानी वर्सेस कनकिया का पूरा मामला क्या था, बिल्डर से विवाद के मेन पॉइंट्स क्या थे, क्यों महाराष्ट्र रेरा से याचिका खारिज हुई। थैंक यू दीपक जी। ये केस फाइल हुआ था क्योंकि लाखवानी जी के प्रिंसिपली 4 इश्यूज थे। एक तो था कि जब वो फ्लैट डिलीवर हुआ था तो उनको पता चला कि एरिया डिफिशिएंसी है। दूसरा, तो जब फ्लैट डिलीवर हुआ काफी डिले ऑलरेडी हो चुका था। तीसरा था कि जब वो फ्लैट ट्रांसफर करने गए तब उन्होंने इलीगल ट्रांसफर फी उनसे मांग ली। और चौथा ये था कि पूरा जो उनका एक्सपीरियंस था प्रमोटर के साथ, उनको काफी ट्रॉमा लगाया था क्योंकि वो काफी डिले और काफी तकलीफों सहने के बाद ही उनको ये पोजीशन मिला था। और जो रेगुलरली होम बायर्स को एक्सपीरियंस होता है कि वो काफी सारे नए पॉइंट्स डाल देते हैं, सिग्नेचर्स ले लेते हैं ताकि वो पोजीशन के वक्त वो पूरे उनके हक गवा दें। उस तरीके का सिचुएशन, जो माहौल था, उनको बिल्कुल बेचैनी हो चुकी थी। उन्होंने ये केस दाखिल किया रेरा ट्राइब्यूनल में, और रेरा ट्राइब्यूनल में जो आउटकम हुआ, रेरा ने बोला क्योंकि आपका फ्लैट ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुका है, इसके लिए आप अलॉटी नहीं माने जा सकते हो। आप अलॉटी नहीं हो अंडर सेक्शन 2D ऑफ द एक्ट, तो आपका हक आपने गवा दिया है। तो ज्यूरिसडिक्शनली ये क्लेम रेरा में एंटरटेन नहीं हो सकता है। इसके अगेंस्ट लाखवानी जी ने अपील फाइल किया रेरा अपीलेट ट्राइब्यूनल में,
जिस तरीके से दिया जाना था वो नहीं दिया गया है, उसका आपको हक है, आप परस्यू कर सकते हो। और जो भी आपकी लेजिटिमेट क्लेम्स है उसको देखने के बाद रेरा अपेलेट ट्राइब्यूनल ने उनको जो अमाउंट अवार्ड किया है वो दिया है। वो ट्राइब्यूनल ने ये भी कंसिडर किया था, विच इज इम्पोर्टेंट टू नोट, कि प्रमोटर ने आपको कोई भी इंटरेस्ट फॉर डिलेड पोजेशन सेट ऑफ किया हो against the amount payable at the time of final delivery of possession, उसके लिए भी अगर आपने आपके राइट्स प्रिजर्व किए हो तो आप जरूर उसको परस्यू कर सकते हो। मगर उसके लिए आपको जो भी आप प्रमोटर के साथ करो, अगर आपने आपका राइट्स रिजर्व किए हो और आपने अंडर प्रोटेस्ट कुछ भी जो भी कुछ आपने नेगोशिएशंस में किया हो क्योंकि आपके पास चॉइस ही नहीं हो, तो उसके लिए आपको लॉ से प्रोटेक्शन मिलेगा अंडर रेरा। फरिश्ते मैम, अपीलेट ट्रिब्यूनल ने क्या फैसला दिया, उसकी बारीकियां क्या है? द मेन पॉइंट यही है कि रेरा ज्यूरिसडिक्शन दोनों आउटगोइंग परचेसर और इनकमिंग परचेसर को प्रोटेक्ट करता है। तो जैसे कि कोई डिफिशिएंसी होएगा जो काफी सालों बाद पता चले, तो उसका हक होएगा नेसेसरली द न्यू परचेसर। मगर जो वेस्टेड लीगल राइट्स हैं जो ओरिजिनल परचेसर के हैं, ओरिजिनल होम बायर के हैं, वो उसी के हाथ होते हैं और वो कोई नहीं लेके जा सकता है अनलेस देयर इज अ फॉर्मल असाइनमेंट। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट इशू है, क्योंकि जो वर्डिक्ट दिया गया था ओरिजिनल रेरा ट्राइब्यूनल ने, उसमें इट वाज वेरी क्लियर कि अगर आपने आपका फ्लैट ट्रांसफर किया है तो आपके हक मिट जाते हैं, आपका हक रहता ही नहीं है। इस पर एक और सवाल ये बनता है कि क्या बिल्डर अपीलेट ट्रिब्यूनल के इस फैसले को ऑनर करेगा या फिर ऊपरी अदालत में चुनौती देगा? वो ऑब्वियसली हम उनको एडवाइस नहीं कर रहे हैं। अगर हम एडवाइस कर रहे होते तो हम बोलते थे कि उसको अभी यहीं छोड़ दो, क्योंकि ये बिल्कुल इन आवर ओपिनियन अनअपीलेबल पोजीशन है। यस, यही मैं समझना चाह रहा था कि भले ही बिल्डर के पास ऊपरी अदालत जाने का विकल्प खुला है, लेकिन जिस ग्राउंड पर अपीलेट ट्रिब्यूनल ने यह फैसला दिया है उसमें अक्लमंदी यही है कि ग्राहक का अपना और ग्राहक का दोनों का समय बर्बाद करने के बजाय रेरा अपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसले का सम्मान किया जाए। एक अंतिम सवाल यह होगा मैम कि रेरा की कार्यप्रणाली को लेकर आपका रुख या कहें ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैं आपको बताऊं कि मेरे को जो भी एक्सपीरियंस रेरा में और रेरा अपीलेट ट्राइब्यूनल में है, और जहां हमने बहस भी नहीं की है मगर एडवाइजरी दी है, हमारा एक्सपीरियंस एक्सीलेंट है, एक्सीलेंट। क्योंकि यूजुअली उनके वर्डिक्ट्स एकदम सही होते हैं, और जहां भी हमारे क्लाइंट्स गए हैं रेरा में, उनको हमेशा जस्टिस मिला है। इस दफा हम अपीलेट ट्राइब्यूनल के स्टेज पे आए थे और यहाँ भी हमारे क्लाइंट को जस्टिस मिला है। यानी ओवरऑल आपसे बात करने के बाद और इस फैसले को देखते हुए एक बात स्पष्ट है कि यदि किसी ग्राहक ने भले ही अपना फ्लैट सेल कर दिया हो, उसके बाद भी वो अपने उस समय के हक को लेकर न्याय पा सकता है। नए और पुराने घर खरीदार दोनों के अधिकार सुरक्षित हैं और दोनों कानूनन मामले पर कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। बिल्डर ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकता कि आपने अपने घर को बेच दिया है। यदि आम घर खरीदार भी अपना घर सेल कर रहे हैं और उस दौरान बिल्डर के साथ कोई विवाद बनता है तो भी आपके हक मजबूत हैं। फरिश्ते मैम, बहुत शुक्रिया करेंगे आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज प्रॉपर्टी प्लस में इतना ही। अगले शो में होगी मुलाकात बिजनेस की तमाम खबरों के साथ। आप बने रहिए जी बिजनेस के साथ।